नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कश्मीर के बदलते रंग की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाऊंगा। आज मैं आपको तिरंगे में नहाई कश्मीर घाटी का एक अद्भुत नजारा दिखाऊंगा। कश्मीर की सड़कों पर, गलियों में हजारों लड़के लड़कियां तिरंगा लेकर निकल पड़े। 3 साल पहले तक जिन इलाकों में तिरंगा लेकर जाने पर जान का खतरा महसूस होता था, आज बेखौफ होकर उन इलाकों में, स्टेडियम्स में, घरों में, सड़कों पर, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर, कश्मीर में हर जगह राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराता दिखाई दिया। मैं आपको कश्मीर वैली की, पुलवामा की, पुंछ और अनंतनाग जैसे इलाकों से आई तिरंगे की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो देश के दुश्मनों की आंखों में चुभने लगी हैं, जो पाकिस्तान को परेशान करने लगी हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर की फिजा में हुए इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए आज एक बार फिर साजिश की गई, एक बार फिर दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो आज कश्मीर से 2 तस्वीरें आई। पहली तस्वीर उन नौजवानों की जो तिरंगा लेकर निकले, दूसरी तस्वीर आर्मी कैंप पर हमले के दौरान मारे गए आतंकवादियों की। एक तस्वीर कश्मीर घाटी में शान से लहराते तिरंगे की और दूसरी तस्वीर हमारे बहादुर जवानों की जिन्होंने एक बार फिर अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर उड़ी जैसे आतंकवादी हमले का प्लान बनाया था। 2 दहशतगर्दों ने जम्मू के पास राजौरी में आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की थी। अंधाधुंध फायरिंग की, हमारे जवानों ने मोर्चा लिया, दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इस हमले में हमारे 3 बहादुर फौजी शहीद हो गए। आतंकवादियों की साजिश क्या थी, तैयारी कैसी थी, उनके पास कितने खतरनाक हथियार थे? 15 अगस्त से ठीक पहले उरी जैसे हमले को अंजाम देकर दहशतगर्द क्या साबित करना चाहते थे? इस हमले को हमारे वीर जवानों ने कैसे नाकाम किया, इसकी एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कश्मीर की घाटी में लहराते तिरंगे की वो तस्वीरें दिखाता हूं कुछ साल पहले जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये तस्वीरें हमारे उस कश्मीर की हैं जहां 3 साल पहले सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। ये उस कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां तिरंगा न फहराने पर पहरा था, जहां तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज उसी कश्मीर में हर घर पर तिरंगा है। आज उसी कश्मीर के हर नौजवान के हाथ में तिरंगा है। हर नौजवान की जुबान पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये तस्वीरें उस त्राल इलाके की हैं जहां आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर भीड़ निकलती थी, पत्थरबाजी होती थी। लेकिन अब पत्थरबाज गायब हैं। पुलवामा में इस वक्त नौजवान आजादी का दिन मनाने की तैयारियों में लगे हैं। स्टेडियम में हमारी हजारों बेटियां हिजाब पहनकर तिरंगा लहरा रही हैं। ये बदला हुआ कश्मीर है, ये कश्मीर की बदली हुई फिजा है। ये तस्वीरें पुलवामा में हुई हर घर तिरंगा प्रोग्राम की रिहर्सल की हैं। इसमें कश्मीर की बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम के बाद छात्राओं ने कहा, ऐसे प्रोग्राम खूब होने चाहिए, बार बार होने चाहिए। ये देशभक्ति का जज्बा भरते हैं, हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करने का मौका।
जो आज का हमारा प्रोग्राम था हर घर तिरंगा प्रोग्राम, ये मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। एंड इवन हर एक स्कूल जो पुलवामा का था उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फॉर अबाउट 5000 to 6000 स्टूडेंट्स थे विद बॉयज़ एंड गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्या लगा आपको, कितना अच्छा प्रोग्राम था? बहुत अच्छा था। एंड मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें हर एक जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है इनमें हमें करना चाहिए पार्टिसिपेट, तो और कहीं पे पीछे नहीं रुकना चाहिए। एंड इट वाज द बेस्ट डे एवर। जो आज का प्रोग्राम है हर घर तिरंगा, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। इट वाज रियली ग्रेट दैट वी मेट डीसी एंड अदर्स, जो मतलब ग्रेट पर्सनालिटीज़ है इधर, उनसे हम मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड वी फील प्राउड दैट वी आर इंडियन। असल में इस वक्त कश्मीर में स्कूलों के टीचर्स, प्रशासन के अफसर, कर्मचारी लोगों को हर घर तिरंगा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलवामा के कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन के लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार कश्मीरी आवाम का जोश भी देखने लायक है। कश्मीर के लोग खुद ब खुद घरों से तिरंगा लेकर निकल रहे हैं। जो आज का हमारा हर घर तिरंगा का जो एक 75वें साल के ऊपर जो हम ये मना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें पुलवामा में भी एक कड़ी है जिसमें आज आपने देखा कि इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने आज यहाँ पे किया जिसमें 10,000 से ज़ायद लोगों ने जो है वो शिरकत की। और इसका मकसद ही यही है कि किस तरीके से एक नेशनल कंसेप्ट और एक पेट्रियाटिज़म जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो इनकलकेट किया जाए, उनके अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं वो भरी जाएँ, दी जाएँ, ताकि इससे आने वाले टाइम में जो है वो किस तरीके से अपने पुलवामा को वो जो है मुल्क की और पूरे देश की जो है वो तरक्की में शामिल कर सके। सिर्फ पुलवामा नहीं, जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके देशभक्ति के गानों से गूंज रहे हैं। पुंछ की तस्वीरें देखेंगे तो सीधा गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पुलवामा में जो कार्यक्रम हुआ वो अफसरों ने आयोजित करवाया था। इसकी तैयारी प्रशासन ने की थी, लेकिन पुंछ में उर्दू स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने अपने स्कूल को तिरंगे रंग में रंग दिया। हजारों बच्चे एक साथ तिरंगा लेकर खड़े थे। खास बात यह है कि इन बच्चों को तिरंगा किसी ने दिया नहीं था, मुफ्त में मिला नहीं था। ये बच्चे अपने अपने घर से तिरंगा लेकर आए थे। स्कूल के टीचर से बच्चों को प्रेरित किया, प्रोग्राम की तैयारी की, बच्चों को देशभक्ति के गीतों की रिहर्सल करवाई। टीचर्स की जबरदस्त मेहनत का नतीजा इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा। स्कूल के ग्राउंड से लेकर बिल्डिंग तक, गलियारों तक, हर जगह ये स्टूडेंट्स तिरंगा लेकर खड़े थे। बिल्डिंग में नीचे बच्चों को इस तरह खड़ा किया गया था जिससे भारत का नक्शा बन जाए, और सारे छात्र एक साथ अपने टीचर के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे थे। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इन बच्चों को गाना तो सिखाया गया था, तिरंगा घर से लेकर आना है ये भी बताया गया था, लेकिन बच्चों को ये तो नहीं सिखाया गया था कि कोई पूछे तो क्या कहना है। बच्चों की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। जैसा कि आज हमारे स्कूल में एक इवेंट था जो कि आज़ादी का महोत्सव 75 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उसके ऊपर एक स्कीम लॉन्च हुआ था जो कि हर घर तिरंगा स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ था। इसके तहत हमारे हर एक स्कूल के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। हमने यहाँ पे देखा कि तिरंगा के इस शान के बारे में देखा, हमने अपने अंदर जो एक फीलिंग ऑफ वननेस जो है हमने यहाँ पे क्रिएट की, और आगे भी हम चाहते हैं कि हर एक जो बच्चा है उसको ये पता हो कि हमारा फ्लैग क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और हर एक बच्चे को ये हमने समझाया कि हमारे जो फ्लैग है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ वननेस जनरेट हो, हमारे अंदर एक फीलिंग हो कि हम इंडियंस थे, और हम इंडियंस हैं, और इंशाल्लाह हम इंडियंस रहेंगे। एंड आज मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और हम और आप सब मिलकर 15 अगस्त के दिन घरों में झंडा लहराएं। वक्त कम है, वरना मैं आपको ऐसे बच्चों की बहुत सारी बातें सुनाता। टीचर से बात की, वो बड़े खुश हैं,
उन्होंने कितनी मेहनत की। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे तो मासूम हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। अब कश्मीर में देशभक्ति की भावना बहने लगी है, इसलिए बच्चे देशभक्ति के गीत गा रहे हैं। इससे पहले बच्चे जो देखते थे वही करते थे, उसे ही ठीक मान लेते थे। स्कूल के टीचर्स ने कहा, इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को पता चलता है कि तिरंगे के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लंबे संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली थी। मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि तिरंगा, इस झंडे की अहमियत क्या है। तो हमने बच्चों में ये आज फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई है और उनको बताया है कि आपने कब से कब इस अपने तिरंगे को अपने छतों पर लहराना है। और इसके मैं देखता हूँ साथ साथ में कि बच्चों के अंदर बड़ा जोश हो जज्बा है। बड़े बच्चे जो हैं वो खुशी के साथ इस तिरंगे को ले जा रहे हैं और इसकी अहमियत जब हमने उनको बताई, मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर इल्म में भी इजाफा हुआ और अपने वतन मोहब्बत के साथ और झंडे के साथ एक प्यार भी काफ़ी ज़्यादा आया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे बच्चों के साथ जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें, मर्द हैं, हर जो है देशवासी जो है वो 13 से 15 अगस्त को अपनी छतों के ऊपर ये 75वें जो हमारा आज़ादी का दिन जो आ रहा है, जिसको मनाने जा रहे हैं, उस दिन जोश और जज्बे के साथ हर घर तिरंगे की कैंपेन को कामयाब करते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनका साथ देंगे और इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। पुलवामा और पुंछ के बाद अब आपको दिखाता हूं अनंतनाग की तस्वीरें। अनंतनाग कभी आतंकवादियों का गढ़ था, लेकिन अब अनंतनाग में आतंकवादियों का कोई खौफ नहीं। तस्वीरें इसकी गवाही हैं। आज अनंतनाग में सैकड़ों लोग हाथों में हजारों तिरंगे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सिर्फ खुद तिरंगा नहीं फहरा रहे थे, आसपास के लोगों के हाथों में भी तिरंगा थमाते हुए चल रहे थे। बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दिए। लोगों का कहना है अब दहशतगर्दों का खात्मा हो रहा है, कश्मीर जन्नत बन रहा है, कश्मीर की वादियों में फिर तिरंगा शान से लहरा रहा है। हर कश्मीरी इसी तरह की तस्वीरों की कल्पना करता था, आज उनका सपना साकार हो रहा है। रिपोर्ट भाई साहब, यही वो शान है, यही वो नौजवान है तिरंगा लेके जिसे वर्गला गया था 370 के नाटक में। आज मेरी जान, मेरी शान, मेरी जान तिरंगा मेरा यूथ कर रहा है। ये उन लोगों के लिए, राजनीति लोगों के लिए जिन्होंने इनको खराब किया था इस कश्मीर को, आज उनको थप्पड़ है पूरे मेरे यूथ की वजह से। ये यूथ नारा दे रहा है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, मेरी शान मेरी जान, तिरंगा मेरी जान है। आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से आज भीड़ है, जिस अंदाज से आज खुशी है, जिस अंदाज से आज लोग में जोश वलवला है तिरंगा लहराने की, और आगे भी ये लहराएंगे। और इसी कड़ी में आज इस वक्त हम खानाबल चौक में जा रहे हैं और वहाँ से हम वापसी आएंगे। और लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जो 15 अगस्त तक जो प्रोग्राम है हर घर में तिरंगा लहराया जाए और हम इसका फॉलो करें। और सबसे 3 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कश्मीर की घाटी से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो दिल को खुश कर देंगी। जोश आया तो हम लोग के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी तिरंगा लेकर निकल पड़ी। श्रीनगर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तिरंगा रैली निकाली। बाइक पर सवार बीएसएफ के सैकड़ों जवान पांचा चौक से डल लेक तक तिरंगा लेकर निकले। कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में बीएसएफ का बड़ा रोल है। सीआरपीएफ के साथ मिलकर बीएसएफ घाटी के अंदर
दहशतगर्दों से मोर्चा लेती है, तलाशी अभियान चलाती है, लेकिन इस बार इन जवानों के हाथ में बंदूकों की जगह तिरंगा था और ये तिरंगा पूरी शान से, पूरी आन बान से लहराता दिखाई हम इस वक्त श्रीनगर के पांचा चौक में बीएसएफ कैंप में मौजूद है, जहां पर आज बीएसएफ के जवानों और ऑफिसरों ने एक तिरंगा रैली निकाली है। ये तिरंगा रैली पांच चौक से लेकर डल झील तक जाएगी। तो यह आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है श्रीनगर का 75वीं वर्षगांठ पर जो है पहली बार कश्मीर में इस तरह की तस्वीर देखी जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हर घर हर तिरंगा की मुहिम जो है देश भर के साथ साथ कश्मीर में भी बड़े जोर शोर से जारी है। हर जगह तिरंगे लहराए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार जो है कश्मीर में बीएसएफ के जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हैं हाथ में तिरंगा लेकर आज श्रीनगर की सड़कों पर जो है एक तिरंगा रैली निकालकर ये संदेश देना चाहते हैं कि न सिर्फ कश्मीर के हालात बदल गए हैं, बल्कि ये एक संदेश है कि पूरे देश को जो है इस आज़ादी के वर्षगांठ पर जो 75वीं वर्षगांठ पूरे देश में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाई जा रही है, उसमें लोगों को शामिल होना चाहिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तिरंगी रैली जो है हाथों में तिरंगा लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और ये रैली इसी तरह से डल लेक तक जाएगी। हमारे संवाददाता मंजूर मीर बता रहे थे कि कुछ साल पहले तक कश्मीर आवाम को मस्जिदों से ऐलान करके, पर्चे बांटकर, मैसेज भेजकर सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया जाता था। सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की जाती थी, डिस्ट्रस्ट पैदा किया जाता था। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर कश्मीर का रुख हॉस्टाइल होता था। लेकिन अब कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। कश्मीर की आवाम सच को समझने लगी है। वो जानने लगी है ये जवान दहशतगर्दों से उनकी हिफाजत के लिए हैं। लोगों के रुख में आए इस बदलाव को हमारे जवान भी महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि तिरंगा रैली में आए बीएसएफ के जवानों ने कहा, कश्मीर में पिछले कुछ साल में जो अंतर दिखाई दे रहा है, लोगों के रुख में जो बदलाव आया है, वो उसे महसूस करते हैं। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे फोर्स के लिए, एक्चुअली पूरे नेशन के लिए, कि हम जहां भी तैनात है हम फुल्ली अपने मनोबल से पूरे होशो हवास में देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। बिल्कुल नया अनुभव, पहले से काफ़ी नया अनुभव मिला। काफ़ी लोग, सिविल लोग भी जयकार मना रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का सहयोग में वो सब भी खड़े हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगेगा और जो यहाँ के लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा मतलब संदेश मिलेगा कि हाँ, हम एक टीम है, एक मतलब एकजुट है, एक साथी है, जो देखने में सबसे अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी बोला, ये तिरंगा नहीं है, अपना देश की शान है और हमको गर्व हो रहा है कि हम अपना शान को लेके पूरा दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग आप लोग का साथ है, हम एक परिवार, हम एक साथ है। आज कुछ अलग लग रहा है आपको, क्योंकि इस तरह की रैलीज जो है इससे पहले कभी देखी नहीं गई। हाँ, ये तो सही है कि कश्मीर में ऐसा रैली पहली बार हो रहा है और ये हम लोग का एक गर्व है कि हम लोग कश्मीर में ये रैली कर रहे हैं। जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस साल विशेष है, नए दौर के कश्मीर में मनाया जा रहा है, विकसित कश्मीर में मनाया जा रहा है और कश्मीर में बीएसएफ ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं देश को अखंड रखने में। कश्मीर में मिलिटेंसी को कंटेन करने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज यही संदेश देने के लिए पूरे देशवासियों को, कश्मीर वासियों को, युवाओं को आज हमने एक ये बाइक तिरंगा रैली निकाली है। ये वाकई में गर्व की बात है। ये कश्मीर वैली में पहली बार इस तरह की रैली निकल पाई और ये गर्व की बात है कि बीएसएफ ने ये रैली निकाली जिसने कश्मीर की सुरक्षा के लिए बहुत बलिदान किए हैं। कश्मीर में सीआरपीएफ का भी अहम रोल है। सीआरपीएफ ने भी आज तिरंगा रैली निकाली। सीआरपीएफ के जवान श्रीनगर के मशहूर लाल चौक से निशात बाग तक गए। बाइक रैली को फ्लैग ऑफ करने आए सीआरपीएफ के एडीजी दलजीत सिंह चौधरी ने लोगों से अपील की
कि वो भी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। कश्मीर में तिरंगा लहराते नौजवानों की तस्वीरें, तिरंगे के साथ देशभक्ति के गीत गाती बेटियों की तस्वीरें, महबूबा मुफ्ती जैसे उन नेताओं को करारा जवाब है जो कहते थे अगर आर्टिकल 370 को हाथ लगाया तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आज कश्मीर में हर हाथ में तिरंगा है, हर घर पर तिरंगा है, हर नौजवान के दिल में तिरंगा है। लोगों के वोटों पर देशभक्ति के तराने हैं। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वाकई में कश्मीर की फिजा बदल गई है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर में अमन है, चैन है, कश्मीर में नए हाईवे बन रहे हैं, कश्मीर में नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कश्मीर में नए पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कश्मीर में नए स्कूल बन रहे हैं, कश्मीर में 30 साल के बाद मल्टीप्लेक्स बन रहा है, कश्मीर में नए स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे हैं। अब नौजवानों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, रोजगार मिलना शुरू हो गया है, कश्मीर में खौफ खत्म हो रहा है। अब रोज रोज बंद नहीं होते। पिछले 1 साल में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर में पहुंचे और आज देखने को मिला कि कश्मीर में वाकई में बदलाव हुआ है। इसके सबूत हमने देखे। यह बदलाव देश के दुश्मनों को परेशान करता है, यह बदलाव आतंकवादियों को बेचैन करता है। इसी बेचैनी में सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों ने अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए आज एक बार फिर आर्मी के कैंप पर हमला किया। जम्मू के पास राजौरी इलाके में दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। साजिश उरी जैसे फिदायीन हमले को अंजाम देने की थी। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आतंकवादी आर्मी कैंप के करीब पहुंच भी गए। वो किसी तरह से 7 फीट ऊंची फेंस को पार करके कैंप के अंदर दाखिल होना चाहते थे। उसी वक्त गार्ड को शक हो गया। गार्ड ने आतंकवादियों को ललकारा। दहशतगर्दों ने संतरी के वर हैंडगन से हमला किया और गार्ड वहीं शहीद हो गया। इसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारे 4 फौजी शहीद हो गए। इनमें एक जेसीओ भी शामिल है। लेकिन कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी गार्ड्स ने दोनों फिदायीन को मार गिराया। राजौरी के एसएसपी ने बताया कि यह फिदायीन हमला था। आतंकी पाकिस्तान से आए थे। उनका मंसूबा राजौरी के कैंप में उरी जैसा हमला करने का था। ये परगाल एक कैंप है यहाँ आर्मी का 11 राज राइफल का। आज जो गुजरी रात है इसको कोई करीब 3:30 से 4 के बीच वहाँ पे जो है फदायीन अटैक हुआ। 2 टेररिस्ट जो हैं उन्होंने कैंप के अंदर एंट्री जो है वो की है। ऐसा किया टेररिस्ट ने कि जो नियरेस्ट पोस्ट था उस पर ग्रेनेड फेंका। वहाँ पे जो संतरी था वो मतलब एक्सपायर्ड, उसको उसकी जद में आके जो है संतरी जो है वो एक्सपायर हुआ और फिर एंट्री करके ये उस जो है वो अंदर आके फिर फायर किया और वो संतरी पोस्ट भी ऑक्यूपाई कर ली। और फिर फायर फाइट में जो है वो 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए और इसमें फौज का भी नुकसान हुआ है। इनिशियल 3 कैजुअल्टीज हुई हैं। उड़ी में इन्होंने किया था, बहुत बड़ा मंसूबा था। अब ये जाहिर है जो मिलिटेंट फदाई तो मैक्सिमम कैजुअल्टी जो है वो करने की कोशिश करते हैं और यहाँ भी उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो फौज ने जो आर्मी के जो हमारे वहाँ जवान थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से, चौकसी से और जो है बड़ी मतलब हिम्मत के साथ जो है उनको न्यूट्रलाइज किया। और जो आप वहाँ के बैरिक्स वगैरह पे एंट्री की उनको कोशिश कर रही थी तो उसको उनको वहाँ पहुँचने से पहले न्यूट्रलाइज कर लोकल थे या पाकिस्तानी थे? हाँ, ये जो है अपेरेंटली फॉरेन टेररिस्ट लग रहे हैं और फिर फर्दर अभी आइडेंटिटी अगर पता चलेगी बताएंगे। मतलब दे आर यानी रिपोर्टेडली फॉरेन टेररिस्ट। आतंकवादियों के मंसूबे को हमारे बहादुर जवानों ने नाकाम तो कर दिया, लेकिन इस हमले में आर्मी के 4 जवानों को शहादत देनी पड़ी। सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार, राइफलमैन लक्ष्मण डी और राइफलमैन निशान मलिक इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। आज पूरा देश इन जवानों को नमन करता है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में
अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है, यहां बहुत घने जंगल हैं, इसलिए हो सकता है कि इस इलाके में कुछ और आतंकवादी छुपे हुए हों। हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर मिलिटेंटों ने बताया जाता है कि पहले इस पूरे इलाके की रेकी की और उसके बाद सेना के कैंप को चुना, जो कैंप यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि अभी भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। ये बॉर्डर इलाका है पूरी तरह से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देख सकते हैं, ये राजौरी का इलाका है। इसके पास में से कैंप के पास में एक नदी जो है ये गुजर रही है, और अगर आप मेरे दाएं साइड में नजर दौड़ाएंगे तो पास में ही जो है सेना का कैंप है, जहां पर मिलिटेंटों ने आज सुबह जो है अंधेरे का फायदा उठाकर कैंप में घुसने की कोशिश की थी, जो नाकाम बना दी गई। तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं जंगल से भरा हुआ इलाका है, और ये माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा के वो मिलिटेंट हो सकते हैं। हालांकि दोनों मिलिटेंटों के शव बरामद कर लिए गए हैं, और कोशिशें की जा रही है कि इन मिलिटेंटों का किस संगठन से संबंध था, ये पूरी जानकारी जो है फिलहाल इकट्ठा की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में जैसे ही घुसपैठ करके मिलिटेंट्स दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो पीओके से बिल्कुल नजदीक में है, और जब भी मिलिटेंट्स घुसपैठ करके दाखिल हो जाते हैं तो वो इन्हीं इलाकों को चुनते हैं। इस तरह के रास्ते जो नदी नाले होते हैं, इनको क्रॉस करके बॉर्डर से सटे जो इलाके होते हैं या जो कैंप होते हैं, वहां पर आसानी से पहुंच जाते हैं और इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। उड़ी में भी इसी तरह के हमले को जो है अंजाम दिया गया था, और उसी तर्ज पर यह हमला भी जो था मिलिटेंटों के उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है नाकाम हो गई। राजौरी का दरहाल एरिया ऐसा इलाका है जहां आर्मी कैंप से कुछ ही दूर पर रिहायशी कॉलोनी है। वहां के लोगों ने आधी रात के वक्त गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर आतंकवादियों से एनकाउंटर चल रहा है। सुबह हुई तो लोगों को इस बारे में पता चला, और जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बहुत दहशत वाला माहौल था सर, क्या बताएं, मतलब बहुत डरावनी, और उसी तरह की बारिश थी, काफ़ी गंदा माहौल बना हुआ था पूरी रात जो है। बस सुबह तक फिर किसी ना किसी तरह हमने रात निकाली सुबह तक। फिर सुबह जो है हमें पता चला कि क्या सीन था, क्या था। मतलब रात को हमें बिल्कुल इसका कोई पता नहीं था कि ऐसा सीन चल रहा है। हमने सोचा ऐसे ही बस जो भी है, मतलब लेकिन माहौल बड़ा गंदा था। काफ़ी लोग डर गए थे, क्योंकि रात के 2 बजे से जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो काफ़ी लोग डर गए और सभी लोग जाग गए। तो इस तरह से फिर जब सब लोग सोए नहीं पूरी रात, जब सुबह उठे तो पता चला कि 2 आतंकवादियों को मार दिया इंडियन आर्मी ने, और इस तरह से माहौल को भी अब ठीक कर दिया अच्छी तरीके से, और अब पीस है पूरा। ये हमारा जो एरिया दरहाल काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एरिया है, और हम जो है अमन पसंद लोग हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो टाउन है छोटा सा, ये अमन में रहे। लेकिन कुछ घुसपैठ जो थे यहाँ पे घुस गए, जो मैं कहूँगा, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। हमारे वीर बहादुर जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर थे, उन्होंने उनको मार गिराया। आज आतंकवादियों ने जिस तरह से हमले की कोशिश की, उसे डिफेंस एक्सपर्ट दहशतगर्दों का डेस्परेट अटेम्प्ट बता रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच ने कहा कि आतंकवादी कश्मीर से करीब करीब खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब इस तरह के हमले करके दहशतगर्द ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वजूद मिटा नहीं है। AK सिवाच ने कहा जो थोड़े बहुत आतंकवादी रह गए हैं उनका अंत बहुत करीब है, क्योंकि अब अवाम आर्मी के साथ है, इसलिए आतंकवादियों को बचना मुश्किल हो गया है। ये एक फिदायन अटैक था, और ये जो कि परगाल का एरिया है दलाल में, वहाँ पर आर्मी कैंप जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक है। और देखो अगर आप ज़मीनी हालात देखें तो बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और घने जंगल हैं, और इसमें ये जो फिदायन अटैक था ये सुसाइड अटैक था, और 2 आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनको जो आपकी फेंसिंग है उस पर ही मार गिरा गया, कैंप के अंदर नहीं घुसने दिया। मुझे लगता है फिदायन अटैक होने की 2-3 वजह हैं। एक तो कहीं ना कहीं अब इनके अंदर इतनी क्षमता और काबिलियत नहीं है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर पाए, और दूसरा क्या हुआ है कि अभी जो आतंकवादी हैं वो करीब की 100 से 125 रह गए हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई है। ऐसे में जो इनके आका बैठे हुए हैं पार, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ करके दिखाएं। असल में आतंकवादी किसी भी तरह आजादी के अमृत महोत्सव में खलल डालना चाहते हैं,
बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की कोई साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हर घर में शान से तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं को बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही है, जिसके चलते उन्होंने इस प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश की। लेकिन भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया और दोनों फिदाइन हमलावर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और बड़ी आतंकी घटना और साजिश को विफल कर दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी बहादुरी से दहशतगर्दों में दहशत भर दी है, ज्यादातर का खात्मा कर दिया है। इसीलिए अब आतंकवादी या तो निहत्थे लोगों पर हमला करते हैं या फिर छुपकर सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। यह सही है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार साजिश हो रही है। आतंकवादी संगठन कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कल भी जम्मू में आर्मी कैंप के पास हाईवे पर एक 30 किलो का आईईडी बरामद किया गया था। इस आईईडी के जरिए हाईवे से रोज निकलने वाले आर्मी के काफिले को उड़ाने की साजिश की गई थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे भी नाकाम कर दिया। आज राजौरी में फिदाइन हमले की साजिश भी नाकाम हो गई। मैं आपको बता दूं कि इस साल अब तक 136 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 3 साल में 690 आतंकवादी मारे गए हैं। अब कश्मीर की आम जनता सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। इसीलिए मैंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद का अंत नजदीक है। कश्मीर में अमन चैन लौट रहा है, खौफ खत्म हो रहा है। इसीलिए हमने देखा कश्मीर के नौजवान पूरे जोश के साथ तिरंगा लहराए हैं, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर से तो तिरंगा यात्रा को लेकर जोश पैदा करने वाली तस्वीरें आई, लेकिन हैरानी की बात है कि यूपी के 2 जिलों से तिरंगा यात्रा को लेकर परेशान करने वाली खबरें आई। हरदोई में कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के कारण उनके घर पर इलाके के कुछ मुसलमानों ने हमला किया। ये जो तस्वीरें हैं वो कल की हैं। हरदोई में कुछ लोगों ने घरों पर पथराव किया। इल्जाम यह है कि हिंदू लड़के के घर पर पत्थर फेंके गए, उनके परिवार वालों के सीने पर तमंचा रखकर जान से मारने की धमकी दी गई। वजह यह बताई गई कि परिवार के लड़के ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की थी। जिस घर पर हमला हुआ उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने हमला किया वो कह रहे थे कि हमारे त्योहार के दिन तुम्हारा लड़का तिरंगा यात्रा को लीड कर रहा था, उसे जान से मार देंगे। इसके बाद हाथों में पिस्टल लेकर कुछ लोग गली में घूमे, मोहल्ले वालों को डराया। कहा कि नहीं क्या करे, तो हमारे इसे सीना पर कट्टा रख दिया, तो उसको मार देंगे। तो जो जैसे बोल गए वो नहीं लगी, तो इनने तो शरीर करा और हमने तो हमारे बच्चों ने सब चिल्ला कर तो सब इकट्ठा, फिर हमने जब कह दिया तो फोन करो करना कोई, तो जब फोन की तो सब उधर से सब लोग भजक। जिस लड़के के दोनों हाथों में पिस्टल दिखाई दे रही है उसका नाम मुन्ना है। जब मुन्ना और उसके साथी मोहल्ले में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले उस परिवार को सुरक्षा दी जिसके घर पर हमला हुआ था। घर पर मौजूद महिला ने पुलिस को बताया कि क्या क्या हुआ, किसने उसके साथ बदसलूकी की, किसने उसके घर पर हमला किया। यहाँ पे आए दरवाजे पे तेरा कि यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, तो हम कहा क्यों भैया बताओ तो क्या हुआ, कहा बात आप तो बात तो बताओ, हम क्यों बाहर निकल के ऐसे हमको बताओ। तो कहे नाते हो कि घर में हम घुसी आई, तो हम कहा नहीं हम वहाँ नहीं आए। हम कहा ऐसे बताओ घर पे कैसे घुसी आओगे, हमारे घर पे लड़के हैं नहीं, घर पे कैसे घुसी आओगे, हमको बात बताओ। तो कहीं कि उसे मुन्ना बोले उससे क्या करना मारूफ से कि घुसो अंदर। तो बस इन लोगों ने घर पे घुसी आए, घर पे घुस के
और बोले अपने बेटे को बुलाओ। तो हम कहा बेटा मेरा है ना, हम किसको बुलाए, लड़की हम हन। तो कहीं नहीं बुलाओगे तो इसका सीना पे गोली धर दो और इसको पकड़ के लड़की को ले चलो खींच के। तो हम कहा लड़की को कैसे ले जाओगे आए, और तो ना जो अभी हम खुद मौजूद है तो जहाँ बताओ हम खुद चलेंगे, लेकिन मेरी नहीं जाएगी आए। तो कहीं नहीं लड़की को ले चलो, हाथ पकड़ के जो लड़के हाथ पकड़े तो हम चिल्लाए लगी। तो हमारा एक का नाम फैर गए, वो जैसे फंसता रहेगा वो दगा नहीं। जिस महिला की बात आप सुन रहे थे उसका नाम सिद्धेश्वरी है। इनके घर पर हमला हुआ था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान करके मुन्ना और उसके 4 साथी शाहनवाज, जुबैर, शमशाद और रिसालत को पकड़ लिया है। लेकिन अभी रिजवान, सैनियाज, रहमत अली, शानवारिस, मारूफ फरार हैं। इनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मोहल्ले की गलियों में बिखरे ईंट और पत्थरों को हटवा दिया है। पौली थाने के अलावा आसपास के थाने की फोर्स भी गांव में तैनात है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि मोहल्ले की घरों की छतों पर इस वक्त भी ईंट और पत्थर बिखरे पड़े हैं। छत पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थर मौजूद हैं। हालांकि सुबह सुबह यहाँ पर काफी मात्रा में पत्थरों को उठा दिया गया है, दूसरी जहाँ फेंक दिया गया है, लेकिन जो आसपास की छतें हैं उनमें बड़े बड़े जो अद्धे पत्थर पड़े हुए हैं वही बताने के लिए काफ़ी हैं कि कल पाली में किस तरीके से बुधवार की शाम तिरंगा यात्रा की जो शामिल होने का मामला था, उसके बाद जो विरोध हुआ है उसके बाद यहाँ के क्या हालात हैं, जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई और लगभग 1 घंटे तक ये पत्थरबाजी शाम को होती रही, जिसके बाद प्रशासन यहाँ पहुंची है, पुलिस यहाँ पहुंची है। प्रशासन पुलिस 1 घंटे तक कोई नहीं आया, आए हैं लमसम वही 1 घंटे के बाद ही आप आए हैं। तो पहले ऊपर से ईंटा चला, फिर यहाँ रोड से भी चला ईंटा। सारे लोग भाग रहे थे, घर से बंद कर रहा है, कोई दुकान बंद कर रहा है, कोई शटर बंद कर रहा है। पुलिस प्रशासन बाद में आया है, फिलहाल उन्होंने कार्य किया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ईंटा चलाया, उनके एक जवान के पीठ पे लगा है, उनके ऊपर भी उन्होंने भी पीछे भागे हैं। उस समय यही पाली फोर्स था सारा, और बाकी और आ रहा था। सामने की छतों से क्या पत्थर चल रहे थे, बताएंगे आप कौन सी छतों से पत्थर चल रहे थे? ये सामने वाली टीन पड़ी है, उधर से आए हैं, इनकी छत से पत्थर चलाए। मतलब सामने वाली छत से जी। मुस्लिम बाहुल इलाका है क्या? पूरा मुस्लिम इलाका है, पूरा मुस्लिम इलाका है। हम तो यहाँ पे थे तो साला मुस्लिम इकट्ठा यहाँ पे था, तो मम्मी मेरी तो अंदर घुस गई, वो ईंट चला रहे थे, तो मेरी बड़ी अम्मा भी बच गई साथ, तो इन्होंने अंदर गेट बंद कर लिया, तो अंदर घुस गई, ईंट बच गए। हमारे भतीजी लेटी थी, उसके भी लगती। हमने कहा सब लोग हट जाओ, नीचे आए, वो ऊपर से नीचे उतल के आए, उन्होंने पत्थरबाजी की, 1 ट्राली ईंटा निकला, तो सवेरे वो भलके लेके गए कर्मचारी लोग, वो डाल के आए सुबह 4 बजे। बस इतना ही मैंने देखा था। पुलिस की जो तहरीर दी गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर धमकी दी गई, घर पर हमला किया गया। लेकिन जब विशाल प्रताप सिंह ने हरदोई के एसपी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हालात ठीक है, माहौल शांत है, फोर्स तैनात है, सब कुछ कंट्रोल में है। और इसके बाद एसपी साहब ने यह भी कह दिया कि मामला तिरंगा यात्रा का नहीं, आपसी दुश्मनी का है, इसका तिरंगा यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। अब आज प्रातः तक तो मैंने स्वयं कैंप किया था वहाँ पर। वर्धमान में 1 एडिशनल एसपी, 2 सीओ, 5 एसओ इंस्पेक्टर्स, 1 प्लाटून पीएससी, अन्य लगभग 100 से ज़्यादा पुलिस बल मैंने भेज रखा है। लेकिन पूर्णतया शांति है, कहीं कोई अभी तक आशंका की बात नज़र नहीं आई है। ये दोनों का आपसी विवाद है। कुछ जैसा पता लगा है, कुछ मोटरसाइकिल टकराने को और तेज चलाने को लेकर के विवाद हुआ था। तिरंगा यात्रा से इसका कोई संबंध नहीं है और न ही कोई यात्रा उधर से निकली या उसका कोई असर इस प्रकरण पर पड़ा है। तिरंगा यात्रा को लेकर गड़बड़ी की खबर कानपुर से भी आई। असल में अखिलेश यादव ने कानपुर में एक वीडियो ट्विटर पर डाला और यह इल्जाम लगाने की कोशिश की कि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा बना दिया है। अखिलेश यादव ने यह जताने की कोशिश की कि तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। अखिलेश ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, भाजपाइयों से अनुरोध है तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा न बनाएं। क्योंकि अखिलेश ने सीधे बीजेपी पर अटैक किया, इसलिए पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने वीडियो की जांच की, पता लगा कि कानपुर में बीजेपी ने कल तिरंगा यात्रा निकाली थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल थे। बीजेपी ने कानपुर के केशव नगर में बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय बनाया है। इसी कार्यालय से कल बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। ब्रजेश पाठक के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। इसी तिरंगा यात्रा में मारपीट हुई।
पुलिस ने जांच के बाद क्लियर कर दिया ये न तो हिंदू मुसलमान के बीच विवाद का मसला था, न किसी तरह की गुंडागर्दी का मामला था। असल में तिरंगा यात्रा में शामिल बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की मोटर बाइक आपस में टकरा गई थी। इसके बाद बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई, लेकिन तुरंत ही तिरंगा यात्रा में शामिल दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया और मामला सुलझा लिया गया, शांत हो गया। चूंकि आपसी विवाद का मसला था, बात सुलझ गई, इसलिए पुलिस तक बात नहीं पहुंची। चूंकि अखिलेश यादव का दावा गलत निकला, इसलिए बीजेपी हमलावर हो गई। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा जो दंगाई होते हैं उनको दंगा ही दिखता है, हम भाजपाई हैं, में तिरंगा दिखता है। वो स्वयं जानते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कि दंगा क्या होता है, और दंगा जो उनके समय में हुआ है वो एक प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा हुई है। तिरंगा यात्रा को लेकर हर दफे टिप्पणी करना, सांप्रदायिकता की विषय को लेकर आना, दंगा लेकर आना, ये दिखाता है कितना वो सम्मान करते हैं तिरंगे का। और जो दंगाई होते हैं उनको दंगा ही दिखता है, नहीं तिरंगा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, छोटे से बड़ा, उसको तिरंगा दिख रहा है। बस समाजवादी पार्टी को हर जगह तिरंगा नहीं दिख रहा है, दंगा दिख रहा है। हरदोई की घटना के बारे में पुलिस अधिकारी ने कहा यहां जो झगड़ा हुआ वो आपसी रंजिश का मामला था, तिरंगा यात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर ये सच है तो अच्छी बात है। कानपुर का झगड़ा भी आपसी विवाद का मसला निकला, ये कोई तिरंगे के विरोध का मसला नहीं था, कोई दंगे का मसला नहीं था। इसलिए इस तरह के मामलों पर न सियासत होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का दावा करे तो उस पर बिना सोचे समझे यकीन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखना चाहिए, अगर कोई तिरंगे का विरोध करता है, तिरंगे का अपमान करता है, तो वो देश का दुश्मन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाधीनता दिवस के मौके पर देश भर में घर घर में तिरंगा फहराने का अभियान किसी एक पार्टी का अभियान नहीं है, किसी एक विचारधारा का अभियान नहीं है। गली गली में तिरंगा यात्रा निकालने का अभियान एक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की कुछ अच्छी तस्वीरें उदयपुर से आई। उदयपुर में जिस जगह पर कन्हैयालाल का गला काटा गया था, उस जगह से सिर्फ 300 मीटर दूर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। तस्वीरें असल में 2 दिन पुरानी हैं। उदयपुर में ताजिए का जुलूस निकल रहा था। चूंकि कन्हैयालाल की हत्या का मामला ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, पुलिस सतर्क थी। जैसे ही ताजिए का जुलूस हिंदू बहुल इलाके में पहुंचा तो एक दुर्घटना हो गई, ताजिए में आग लग गई। सैकड़ों लोग ताजिए के साथ चल रहे थे। पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस तरह के माहौल का कोई भी फायदा उठा सकता था। गली सकरी थी। हैरानी की बात है कि प्रोसेशन में शामिल मुस्लिम भाइयों को उस वक्त ये पता भी नहीं था कि ताजिए के ऊपरी हिस्से में आग लग गई है। लेकिन आसपास जो हिंदू अपने घरों की छतों से इस प्रोसेशन को देख रहे थे, उन्हें ताजिए की आग दिखाई दी। हिंदू भाइयों ने बिना देर किए बाल्टियों से पानी फेंकना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। हादसा टल गया। चूंकि ताजिए का ऊपर का हिस्सा जल गया था, इसलिए मुस्लिम भाइयों को एक बड़े लाल कपड़े की जरूरत थी जिसमें जले हुए हिस्से को ढका जा सके। बाजार बंद था, आसपास कपड़ा नहीं मिला, तो एक हिंदू महिला ने अपनी लाल रंग की नई साड़ी ताजिए को ढकने के लिए दे दी। इस महिला ने कहा उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, वो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभा रही थी। नीचे शॉर्ट सर्किट हो गया और जैसे तैसे पता चला नहीं, और पूरी फैमिली की रूम जिसके जैसे रूम थे, रूम में से जिसके हाथ में कटोरी आई, गिलास आई, जैसे कुछ भी हाथ में आया पानी डाला, और मेरे बेटे ने भी कटोरी में भर के पानी डाला, मैंने भी बाल्टी भर के पानी डाला। जैसे तैसे पानी आया और इसमें हमारा पास पड़ोसी का भी पूरा सहयोग रहा। हम दोनों परिवारों ने मिलकर ताजिया को ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद में हमसे लाल कपड़ा मांगा गया, तो जो कि लाल कपड़ा किसी के पास था, ढूंढा। जैसे तैसे हमारे हाथ में, मेरे जेठानी के हाथ में साड़ी आ गई, और उन्होंने साड़ी
ऐसे कैसे मतलब ताजिया को उड़ा दी। और इससे हमारा भी मन खुश हुआ और यहाँ का पलटन समुदाय का भी मन बहुत खुश हुआ। यही हमारे मुल्क की खासियत है, यही हमारे देश की पहचान है। जिन लोगों के साथ बचपन बीता, उन पर कोई मुसीबत आई तो बचाने के लिए तुरंत दौड़े। कन्हैयालाल के कत्ल की याद ताज़ा थी, लेकिन दिलों में किसी तरह की कड़वाहट नहीं दिखाई दी। कहा, आग किसी के भी घर पर लगे, डर सबको होना चाहिए। कि हर इंसान को एक इंसानियत के नाते ऐसा ही क्या कहते हैं कि मतलब एक सोच रखनी चाहिए कि एक कोई भी, जैसे मेरा घर जल रहा है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको मैं बुझाने की कोशिश करूँगा, चाहे मेरा हाथ जले या कुछ भी करे। अपने घर को, अपने पड़ोसी को, अपने किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी जैसे ही रहना चाहिए। धर्म में इसमें कोई आता नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत की बात है। ये एक तो देखो क्या है कि हमारे बचपन से निकलता है, सालों से हमने देखते आए हैं, तो ये चीज़ है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबको आप इंसानियत से रहें। और क्या कहते हैं कि किसी भी साथ, अनजाने के साथ, कोई भी साथ, धर्म की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि देखो कोई भी है, आग लग रही है किसी घर, दूसरे के घर, वो भी किसी का घर है, मेरा घर है तो मेरा भी घर है, तो इसको हमें बचाने की जो सोच रखनी चाहिए, यानी कि तमाशा भी नहीं बनना चाहिए। ताज़िए में लगी आग को बुझाने में मदद करने वाली, ताज़ियों को ढकने के लिए अपनी नई साड़ी देने वाली मुक्ता सोलंकी को आज मुस्लिम समाज की तरफ से सम्मानित किया गया। उदयपुर के लोगों ने कहा, 2-4 लोगों की गलती से पूरा समाज बदनाम होता है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद ऐसा ही माहौल पैदा हुआ, लेकिन आज हिंदुओं ने जो मिसाल पेश की वो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। यंग जनरेशन के भीतर भी, नौजवानों के भीतर भी यही जज्बा होना चाहिए। उन्होंने एक मानवता पेश की, अपना इंसान होने का फर्ज अदा किया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और सेकंड डे हम सब उनके सम्मान करने के लिए उनके घर पहुँचे, अल नवाज कमेटी और हमारा मोहल्ले के यंग जनरेशन सब गई और उनका थैंक्सफुल बोला उनको। और उन्होंने ये बताया कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, इंसानियत को बचाए रखेंगे, हमारे जात पात से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, सब धर्म का इज्जत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें, जो हमारे बुजुर्ग मिले हुए रहे आज दिन तक, उस संबंध को हम ना बिगड़ने दें और आने वाले समय में नई जनरेशन भी इस भाईचारे को बनाए रखे। उदयपुर की एक घटना ने, कन्हैयालाल की भयानक हत्या ने पूरी दुनिया में हमारे देश का सिर शर्म से झुका दिया था। कन्हैयालाल की हत्या ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी, दूरियों को बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था कि दोनों कौमों के बीच एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो गया है। लेकिन उदयपुर ने ही एक बार फिर साबित किया कि हमारी सैकड़ों साल पुरानी गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों के साथ हुई दुर्घटना करते वक्त जिस तरह से मदद की, वो एक मिसाल है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब मैं आपको वो खबर बताता हूं जो अमरोहा से आई और परेशान करने वाली है। आज ये कंफर्म हो गया कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गौशाला में गायों को जहर देकर मारा गया था। गायों के चारे में जहर था, जिससे सरकारी गौशाला में 55 गायों की मौत हो गई थी। आज पुलिस ने बताया कि गायों को जहरीला चारा सप्लाई करने के इल्जाम में मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि गायों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला है कि गायों ने जो चारा खाया था उसमें जहर था। गायों के चारे में नाइट्रेट की मात्रा नॉर्मल से कई गुना ज्यादा मिली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाइट्रेट की वजह से ही गायों को सांस लेने में दिक्कत हुई, पेट में गैस बनने से मुंह से झाग निकलने लगा और उसके बाद गायों की मौत हो गई। चारे में जहर की बात सामने आने के बाद पुलिस ने ताहिर के अलावा उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में कुल 12 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। विगत कल 3 लोगों की और गिरफ्तारी की गई, जिसमें मुख्य अभियुक्त ताहिर को भी हिरासत में लिया गया। इसमें हमारी सीओ साहब की जो टीम थी, एसओजी सर्विलांस एवं थाना की जो टीम थी, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इनकी कल गिरफ्तारी की गई है। अभी तक की जो इंटेरोगेशन की गई इन तीनों अभियुक्तों से, ये सामने आया है कि ग्राम प्रधान और ताहिर की आपस में एक इनके द्वारा ठेका किया गया था
जिसके बाद में जो चारे की सप्लाई की गई थी वो केवल जो जहाँ पे ताहिर बोता था वहाँ से सारी सप्लाई हुई थी जितने भी। उसके बाद में ये पता चला है कि जिस दिन सप्लाई की गई है उसके बाद कुछ दिन में गाय बीमार पड़ रही थी। उसके उपरांत जब ताहिर वहाँ मौके पे आया, उसने देखा कुछ गाय बीमार पड़ रही हैं, तब भी इसके द्वारा एक ट्रॉली और चारा संभल ले जाया गया, वहाँ पे इसके द्वारा बेचा गया, जिस पे अभी विवेचना चल रही है। जब उसको पता था इसके द्वारा कि कुछ गाय बीमार पड़ रही हैं, तब भी इसके द्वारा इसकी इंटेंशन क्योंकि ख़राब लग रही थी, तब भी ये वहाँ पे बेचने गया है। इससे इसकी इंटेंशंस में काफ़ी डाउटफुल हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने इस संवेदनशील मामले में तेजी से काम किया, जांच जल्दी से पूरी की, सभी आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुझे लगता है इस मामले की जांच गहराई से होनी चाहिए, पूरा सच सामने आना चाहिए, यह पता लगाया जाना चाहिए कि सिर्फ गायों को जहर देकर मारने का मामला था या फिर लोगों की भावनाओं को भड़काने का, माहौल खराब करने का मामला था और सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। आज महाराष्ट्र के जालना में एक ऐसी बारात आई जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। इस बारात में 100 गाड़ियां थी, 400 बाराती थे, कुछ कारों में, कुछ जीपों में, कुछ बसों में, जैसा हर बारात में होता है। गाड़ियों पर स्टिकर लगे थे राहुल वेट्स अंजलि। ये नाम शाहरुख खान और काजोल की कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म की याद दिला रहा था। लेकिन सारी गाड़ियों का कोडवर्ड था सलमान खान की फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे। चूंकि आजकल शादियों का सीजन नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी, इतनी शानदार बारात को देखकर शहर के लोग हैरान थे। थोड़ी देर में पता चला बारात नकली थी। बाराती असल में इनकम टैक्स के अफसर थे जो भेष बदलकर छापा मारने आए थे, कारोबारियों का बैंड बजाने आए थे और बैंड बजाकर लौट गए। और लौटते वक्त ये बाराती नोटों के हजारों बंडल साथ ले गए। ये जो आपको 500-500 के करारे नोट दिखाई दे रहे हैं, वो इतने ज्यादा थे कि उन्हें गिनने के लिए काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ी। गिनने में 14 घंटे लग गए। सुबह 11 बजे काउंटिंग शुरू हुई और रात 1 बजे तक चली। 14 घंटे बाद जब काउंटिंग खत्म हुई तो टोटल 56 करोड़ रुपए बरामद हुए। इनमें से 26 करोड़ रुपए फार्म हाउस में छिपा कर रखे गए थे, जबकि 30 करोड़ रुपए बैंक लॉकर में रखे गए थे। सबसे खास बात यह कि बैंक लॉकर से जो नोट निकालकर यहां लाए गए, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें अभी अभी यहीं छापा गया हो। बिल्कुल करारे नोट थे। उन्हें पैक भी इस तरह करके रखा गया था कि जैसे नोटों को प्रिंटिंग प्रेस में छापकर सीधे यहां लाया गया हो। अलमारी में, बेड में, कबर्ड में, हर जगह इन नोटों को छुपा कर रखा गया था। इन कारोबारियों के ठिकानों से 56 करोड़ रुपए के अलावा भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई। अब तक की जांच में 32 किलो गोल्ड और हीरे जवाहरात मिले हैं। इसके अलावा बेनामी प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। अगर कैश, गोल्ड ज्वेलरी और बेनामी प्रॉपर्टी का हिसाब लगा लें तो इनकम टैक्स के मुताबिक 190 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का पता चला है। और मैं आपको बताता हूं कि नकली बारातियों ने जिनका बैंड बजाया वो असली लोग कौन है। वो लोग कौन है जिनके यहां से इतनी रकम बरामद हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टील के 2 कारोबारियों और 2 प्राइवेट फाइनेंस की यहां रेड डाली। बारातियों के भेष में इनकम टैक्स के अफसरों के काफिले के साथ एक एसआरजे स्टील के मालिक सुरेंद्र पित्ती और कंपनी के डायरेक्टर से घर, ऑफिस और फार्म हाउस पर पहुंचे। इनकम टैक्स के अफसरों की एक बारात कालिका स्टील कंपनी के डायरेक्टर घनश्याम गोयल के घर पर पहुंची। इनकम टैक्स की 2 टीमें बारातियों के भेष में विमल राज सिंघवी और प्रदीप बोरा के नाम के प्राइवेट फाइनेंसर से घरों पर पहुंची। बारातियों को दरवाजे पर देखकर ये लोग भी हैरान रह गए जिनके घर बारात पहुंची थी। और इंटरेस्टिंग बात है कि इनकम टैक्स की बारात देखकर जालना के लोग भी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा सावन के महीने में शादियों का मुहूर्त नहीं होता, फिर भी इतनी लंबी चौड़ी बारात किसके यहां आई। आईटी टीम ने सबसे पहले सुरेंद्र पित्ती और घनश्याम गोयल के घर और दफ्तर पर रेड की। उसके बाद इनकम टैक्स की 2 अलग अलग टीमें प्रदीप बोरा और विमल राज के घर और दफ्तर पर पहुंची। वहां पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। दरअसल सुरेंद्र पित्ती और घनश्याम गोयल जालना शहर के बड़े स्टील कारोबारी हैं, जबकि प्रदीप बोरा और विमल राज ये दोनों ही
एक बड़े फाइनेंसर के तौर पर जालना शहर में जाने जाते हैं। इन्हें डीलर भी कहा जाता है। इनके घर और ठिकाने पर रेड करने के दरमियान जब तलाशी ली गई तो कई अहम दस्तावेज मिले, कई बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कागजात मिले। साथ साथ में इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो एक फार्म हाउस का पता चला। ये फार्म हाउस शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर था। वहां पर इनकम टैक्स की टीम ने जब रेड की तो तलाशी के दौरान एक शोकेस मिला और उसकी तलाशी में बिस्तर के अंदर नोटों के बंडल मिले। साथ में कई कपड़े की थैलियां मिली जिसके अंदर नोटों की गड्डियां मौजूद थी और उन्हें लेकर इनकम टैक्स की टीम जिले के ही स्टेट बैंक के दफ्तर पहुंची और वहां पर जब उन नोटों के बंडल को निकालकर काउंटिंग का काम शुरू हुआ तो आप समझ सकते हैं कि नोटों की काउंटिंग में 13 से 14 घंटे लग गए। इनकम टैक्स की रेड होना, नोटों के बंडल मिलना कोई नई बात नहीं है। इस मामले में इंटरेस्टिंग बात यह कि इनकम टैक्स वाले दुल्हन ले जाने के लिए बाराती बनकर आए थे। असल में ऐसा इसलिए किया गया किसी को शक ना हो, कानो कान खबर ना हो। अगर ऐसी खबर लीक हो जाए तो कैश गायब भी हो सकता है। इसीलिए इनकम टैक्स की जो टीमें बनाई गई थी, जिन्हें बाराती बनाकर लाया गया था, उनको भी आखिरी वक्त तक यह नहीं बताया गया था कि छापा कहां मारा जाएगा, किसके घर मारा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।